बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो सहेलियां सपना और काजल रहा करती थी। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थी और वह दोनों नदी से मछलियां पकड़ती थी और उन्हें शहर में जाकर बेचा करती थी। मछलियां बेचकर सपना और काजल को जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपने घर का पालन पोषण करती थी। मछलियां ले लो, मछलियां ताजी ताजी मछलियां ले लो, बिल्कुल ताजी हैं, देखो अभी पकड़ कर लेकर आए हैं। मछलियां ले लो, मछलियां बहुत ही स्वादिष्ट हैं, एक बार बनाकर खाकर तो देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। मछलियां ले लो, मछलियां ताजी ताजी मछलियां ले लो। सपना यार क्या हो गया, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, कितना समय हो गया हमें मछली बेचते बेचते, लेकिन कोई है कि आज हमारी मछली खरीदने आ ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है, ये ग्राहक पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। अगर आज हमारी मछली नहीं बिकी तो हम अपने परिवार वालों को क्या खिलाएंगे? इस तरह से सपना और काजल आपस में बातें कर ही रही थी। तभी काजल की शॉप पर दो आदमी आते हैं और वह उसकी सारी मछलियां खरीदकर ले जाते हैं। यह सब देखकर काजल बहुत खुश होती है। तभी सपना कहती है, अरे वाह काजल, तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम्हारी सभी मछलियां बिक गई। आज तो पार्टी है, तुम्हें मछलियां बेचकर इतना ज्यादा मुनाफा जो हो गया, पता नहीं मेरी मछलियां कोई क्यों नहीं खरीद रहा। काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह ग्राहक आ जाए और मेरी भी सभी मछलियां बिक जाएं। फिर मैं सोनू के लिए जलेबी लेकर जाऊंगी, उसका जलेबी खाने का आज बहुत दिल कर रहा है। इस तरह से सपना ग्राहक के आने का इंतजार करती है, लेकिन बेचारे सपना का ये सपना ही रह जाता है कि उसकी भी सभी मछलियां काजल की तरह बिक जाएंगी। सपना की सिर्फ दो ही मछलियां बिकती हैं, जिनके उसे 100 रुपए मिलते हैं, जिससे वह सिर्फ अपने परिवार को एक समय का खाना ही खिला सकती थी। शाम होने के बाद सपना और काजल दोनों अपने गांव जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ मिलती है। उस बूढ़ी औरत का बच्चा बेहोश था। तभी वह बूढ़ी औरत रोते हुए काजल से कहती है, अरे बेटा सुनो सुनो, इस तरह से इस बूढ़ी औरत को छोड़कर मत जाओ, मेरी तरफ देखो, मेरे इस बेटे की तरफ देखो, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया करके बेटा मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद करो बेटा। तुम भिखारियों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस आराम से पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं ड्रामा करके और आते जाते लोगों से भीख मांगते हो और एक सुखी जीवन बिताते हो, और एक हमें देखो सुबह जल्दी उठते हैं, नदी से इतनी मुश्किलों से मछलियां पकड़ते हैं और फिर पूरे दिन इतनी धूप में उन्हें बेचते हैं। इतनी मेहनत के कमाए पैसे हम तुम्हें इतनी आसानी से दे दे? नहीं, मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। मैं तुम जैसे भिखारियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। चल सपना, हम इस बुढ़िया के पास खड़े होकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, इनका तो रोज का ड्रामा है। नहीं नहीं काजल, मुझे नहीं लगता, अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। इनकी लाचारी देखो, इनके आंसू झूठ नहीं बोल रहे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देख सपना, यहाँ पर शुरू मत हो जाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरी अंदर की आत्मा इस बुढ़िया की मदद करने के लिए कह रही होगी, क्योंकि तू तो है ही ऐसी समाज सेवक, हमेशा दूसरों की मदद करती है। देख सपना, हम कितनी मुश्किलों से पैसे कमा कर लेकर आए हैं और हम इस बुढ़िया को नहीं देंगे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगी तो मैं गुलाब जामुन समोसे कैसे खाऊंगी? नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं देने वाली। ठीक है काजल, अगर तुम्हें अपने पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन मैं तो अम्मा की मदद जरूर करूंगी। यह लीजिए अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही हैं। अगर इससे आपकी कोई मदद हो जाती है तो यह लीजिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो बेटा। वह बूढ़ी औरत सपना को बहुत ज्यादा दुआएं देती हैं। सपना को बहुत अच्छा लगता है। तभी काजल सपना से कहती है, तू पागल थी सपना, जो तूने उस बुढ़िया की मदद की। अब तू घर जाकर अपने माता पिता को, अपने भाई को क्या खिलाएगी? वह तो भूखे रह जाएंगे ना। इसलिए हमें कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब देख, जैसे तेरा हो गया, अब तुझे भूखा रहना पड़ेगा ना उस बुढ़िया की मदद करने की वजह से। इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की थी। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम क्यों परेशानी उठाएं? मैं तो कभी किसी की मदद नहीं करती, और तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तुझे भी कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ
नहीं काजल, तुम गलत हो। दूसरों की मदद करके हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें कभी न कभी इसका फल जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान तो तभी इंसान है जब वह मुसीबतमय लोगों की मदद करे, वरना उस इंसान के अंदर इंसानियत है ही नहीं। काजल, अगर मेरा परिवार और मैं एक दिन भूखे रह जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी हमारी मछलियाँ भी तो नहीं बिकती, तब भी तो हमें भूखा सोना पड़ता है। और तूने देखा नहीं अम्मा कितनी ज्यादा खुश थी, बस उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई। यह खुशी और चैन तुझे ही मुबारक हो। मुझे तो ऐसी खुशी और चैन नहीं चाहिए जिससे मुझे भूखा रहना पड़े। हाँ। इस तरह से दोनों सहेलियां आपस में बातें करती जा रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा कुत्ते का बच्चा जाल में फंसा मिलता है और वह दर्द से करहा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल काजल देख, कैसे मासूम सा कुत्ते का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। उसको कितनी ज्यादा चोट लगी है, उसकी मदद करनी चाहिए, वरना बेचारा दर्द के मारे करहा करहा के मर जाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चल उसके पास चलते हैं। क्या यार सपना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा समय कितना ज्यादा हो रहा है? घर जाते जाते रात हो जाएगी। अगर हम इस कुत्ते के चक्कर में लग जाएंगे तो हम घर कब जाएंगे? वैसे भी ये जानवर है, मर जाएगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी पूरे दिन में एक्सीडेंट में न जाने कितने जानवर मर जाते हैं। यह मर जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं तेरे साथ आना इसलिए पसंद नहीं करती, जब देखो रास्ते में किसी न किसी की मदद करने के लिए रुकती रहती है, इतनी देर कर देती है घर जाने के लिए। अब चल, बहुत देर हो रही है। काजल, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं इस मासूम कुत्ते को यहाँ दर्द में करहाता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। और ये तुम क्या कह रही हो कि ये जानवर है, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, इन्हें भी दर्द का एहसास होता है, ये बोल नहीं सकते, तो क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम बहुत गलत हो। मैं इसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। ऐसा कहकर सपना उस जख्मी कुत्ते को जाल से बाहर निकालती है और कुत्ते की बहुत ज्यादा देखभाल करती है। काजल सपना को अकेला छोड़कर उसे घने जंगल में चली जाती है। सपना उस कुत्ते के बच्चे को ठीक कर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। घना जंगल था, जंगल से डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। जानवर बोलना शुरू कर देते हैं, चुड़ैलों की भी आवाजें आती हैं। इतने घने जंगल में यह आवाजें सुनकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है। माँ, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं इतने घने जंगल से आप लोगों के पास कैसे आऊंगी? इतनी खतरनाक खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी न किसी जानवर का मैं अभी शिकार हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अंधेरे से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर काजल मेरे साथ होती तो शायद मुझे डर नहीं लगता। मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगी? लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। मैं किसी न किसी जानवर का शिकार जरूर हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? इस तरह से सपना डरते हुए बहुत रो रही थी। तभी सपना जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके सामने दो नदी बह रही थी। एक नदी से सोने के लहंगे बह रहे थे और दूसरी नदी से चांदी के लहंगे बह रहे थे। यह अद्भुत नजारा देखकर सपना चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एक नटखट परी आती है और वह सपना से कहती है, सपना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 12 बज चुके हैं और 12 बजने के बाद इस जंगल में जादुई सोने और चांदी के लहंगों की दो नदियां बहती हैं। तुम्हारे सामने एक जादुई सोने के लहंगे की नदी है और दूसरी जादुई चांदी के लहंगे की नदी है। अगर तुम सोने के लहंगे की नदी चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सारी जिंदगी ऐश में बिताओगी, लेकिन हाँ, कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाओगी। और अगर जादू चांदी के लहंगे की नदी चुनी तो उससे क्या होगा? अगर तुमने जादू चांदी के लहंगे की नदी चुनी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि तुम्हें जादू चांदी के लहंगे की नदी के अंदर जाकर वहाँ की बूढ़ी जल परियों की सेवा करनी होगी। उसके बाद तुम सही सलामत अपने घर पहुँच जाओगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या फिर तुम बूढ़ी जल परियों की मदद कर अपने घर जाना चाहती हो खाली हाथ। तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनना चाहती हो।
मैं जादुई चांदी के लहंगे की नदी में जाना चाहती हूँ और वहाँ की बूढ़ी जलपरियों की मदद करना चाहती हूँ और उसके बाद अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, अपने भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ी धन दौलत है। मैं अपने परिवार के साथ गरीबी में भी खुश हूँ, लेकिन उनके बिना मुझे सोने का महल नहीं चाहिए। सपना, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हें अपने परिवार की अहमियत पता है कि परिवार क्या होता है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। अगर तुम जादुई सोने के लहंगे की नदी का लहंगा चुनती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब तुम जादुई चांदी के लहंगे की नदी का जादुई चांदी का लहंगे की मदद से कुछ भी मांग सकते हो। इसे पहनकर हवा में उड़ते हुए अपने घर भी चली जाओगी और तुम्हें धन दौलत की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर नटखट परी सपना को जादुई चांदी के लहंगे की नदी से एक जादुई चांदी का लहंगा देती है, जिसे पहनकर सपना और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सपना उड़ते हुए जादुई चांदी के लहंगे से अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई चांदी के लहंगे से बहुत सारी धन दौलत मांगती है, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में सपना बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और अपने साथ साथ अपने गाँव के गरीब और अनाथ बच्चों की भी बहुत मदद करती है। काजल सपना को इतना अमीर देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सोचती है, ये सपना की बच्ची मेरे साथ फुटपाथ पर मछलियां बेचती थी और आज देखो कैसे महल जैसे घर में रहती है, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती है और गरीबों की भी कितनी ज्यादा मदद करती है और मैं गरीब की गरीब। मुझे तो पता लगा नहीं होगा आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में इतनी अमीर हो गई। मैं तो सपना की सहेली हूँ, मुझे तो जरूर बता ही देगी। चल उसके पास चलती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर ये गरीब इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई। ऐसा सोचकर काजल सपना के पास जाती है और उससे मीठी मीठी बातें कर पूछ लेती है। सपना बहुत अच्छी थी, इसलिए वह काजल को जादुई सोने और चांदी के लहंगे की नदी के बारे में बता देती है। काजल खुशी खुशी रात को 12 बजे उस घने जंगल में पहुंच जाती है तो उसके सामने भी जादुई सोने और चांदी की 2 लहंगों की नदी आ जाती है। तो काजल से भी यही सवाल होते हैं। तभी काजल कहती है, मुझे तो बस सोना, हीरे, जवाहरात, मोती ये सब कुछ चाहिए। मुझे नहीं रहना अपने गरीब परिवार के साथ और न ही मुझे किसी की मदद करनी है। मुझे तो बस धन दौलत चाहिए और कुछ नहीं। मुझे तो उस सपने की बच्ची से ज्यादा अमीर होना है, इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे की नदी का लहंगा चुनना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ सोने के लहंगे की नदी के अंदर जाओ, तुम्हें उसके अंदर धन दौलत ही धन दौलत मिलेगी। जाओ। काजल जैसे ही खुशी खुशी जादुई सोने के लहंगे की नदी के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर उसे सभी जल परियां अपनी नौकरानी बनाकर रखती हैं और वह उनके लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, उनकी सेवा करती है। बदले में उसे 2 सूखी रोटी खाने के लिए मिल जाती है। इस तरह काजल के लालच की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह अपने परिवार से दूर नदी के अंदर जल परियों की सेवा करती है एक नौकरानी बनकर। और वहीं दूसरी तरफ सपना बहुत अच्छे स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी, कभी लालच नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके पास जादुई चांदी के लहंगे की नदी का जादुई लहंगा था, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती है और अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में काजल और सपना 2 अनाथ बहनें रहती थीं। कुछ समय पहले काजल और सपना के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। किसी भी रिश्तेदार ने दोनों बहनों की जिम्मेदारी नहीं उठाई। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। काजल बड़ी थी और एक अच्छी फैशन डिजाइनर भी थी। एक दिन काजल सपना से कहती है, सपना, मैं सोच रही थी मैं एक अच्छी फैशन डिजाइनर हूँ, क्यों ना मैं एक छोटा सा बुटीक खोलूँ। घर चलाने के लिए और तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराने के लिए कुछ तो करना ही होगा। काजल दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अपना बुटीक खोलो और मैं भी आपकी मदद करूँगी। काजल घर में जो भी कुछ जमा पूंजी रखी होती है उससे अपना एक छोटा सा बुटीक खोलती है और अपने हाथ के तैयार किए हुए सुंदर सुंदर कपड़े बुटीक के बाहर लगाती है। काजल और सपना बुटीक पर बैठी रहती हैं, उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। काजल के ही बराबर में एक बहुत बड़ा बुटीक था जिसे विनीता नाम की एक लड़की चलाती थी। उसे अपने बुटीक पर बहुत ही घमंड था। काजल और सपना को इस तरह बैठा हुआ देखकर विनीता बहुत हंसती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम मेरे इतने बड़े बुटीक के सामने एक मामूली सा बुटीक खोलोगी और तुम्हारे पास ग्राहक आने लगेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही मक्खी मारती रहोगी लेकिन तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि उनके सामने इतना आलीशान बुटीक हो और जिस पर एक से एक डिजाइनर काम करते हो तो वो पागल ही होगा जो तुम्हारे पास आएगा। ऐसा कहकर विनीता बहुत हंसती है और दोनों बहनें चुपचाप सुनती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विनीता के बुटीक पर अच्छे ग्राहक आते थे, लेकिन बेचारी काजल की बुटीक पर एक भी ग्राहक नहीं आता। काजल उदास होकर घर चली जाती है। तभी सपना काजल से कहती है, दीदी आपको पता है स्कूल की फीस जमा होनी है। बहुत इंसल्ट होती है आजकल कहते हुए, और टीचर भी मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं। अब तो प्रिंसिपल ने भी वार्निंग दी है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी अब पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ मेरी प्यारी बहन, मैंने बुटीक खोलकर गलती की है। मुझे समझ जाना चाहिए छोटे मोटे बुटीक पर कोई नहीं आता, सबको सिर्फ दिखावा ही पसंद है। मेरे हाथ के कितने अच्छे अच्छे डिजाइन के हुए ड्रेस हैं, लेकिन किसी को वह दिखाई नहीं देते, बल्कि विनीता का बुटीक नजर आता है, डिजाइनर काम करते हुए नजर आते हैं। मेरे पास जो भी कुछ जमा पूंजी थी वो सब मैंने बुटीक में लगा दी। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा और तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे जाएगी। ऐसा कहकर काजल उदास हो जाती है और अगले दिन दोबारा से इस उम्मीद से अपने बुटीक पर जाती है कि आज तो कोई कस्टमर आ ही जाएगा। काजल कस्टमर का इंतजार कर रही थी। तभी काजल के पास एक लड़की आती है और वह काजल से कहती है, सुनो ये बाहर जो कपड़े लगे हैं वह क्या तुमने अपने हाथ से डिजाइन किए हैं? बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ऐसे डिजाइन तो मैंने बड़े से बड़े बुटीक पर भी नहीं देखा। बहुत सुंदर है। क्या तुम ऐसी 3 फ्रॉक कल तक तैयार कर दोगी? जी बिल्कुल, आपको कल तक आपको ऐसे ही 3 फ्रॉक मिल जाएंगे। और मैडम मेरी बुटीक पर जो भी डिजाइन होता है वह यूनिक होता है, वह किसी का कॉपी नहीं होता। मैं उसे अपने हाथ से तैयार करती हूँ। ठीक है तो ये लो एडवांस, मैं कल तुमसे अपने फ्रॉक लेने आऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़की काजल को एडवांस पैसे देकर चली जाती है और काजल बहुत खुश होती है और वह बहुत मेहनत से तीनों फ्रॉक बनाकर तैयार कर देती है और काजल खुशी खुशी घर जाती है और सपना को पैसे देती है और उससे कहती है, सपना मेरी प्यारी बहन, यह लो तुम्हारी स्कूल की फीस। सपना, एक बार को तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा बुटीक कभी चल भी पाएगा, लेकिन देखो हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए हमारे पास आज एक कस्टमर आया है, कल 2 आएंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन हम सुखी जीवन बिताएंगे। हाँ दीदी, मुझे टीचर ने भी समझाया था कि जिस काम को मेहनत लगन और ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है, और देखना आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी। काजल और सपना दोनों बहनें बहुत खुश थीं और वह खुशी खुशी खाना खाती हैं। और अगले दिन काजल अपने बुटीक पर जाती है। काजल के पास वही लड़की आकर अपने फ्रॉक ले जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब काजल के पास बहुत कस्टमर आने लगे थे। उसके अच्छे अच्छे डिजाइन देखकर, उसकी मेहनत देखकर जो विनीता के कस्टमर थे वह भी काजल के पास आने लगे थे। काजल और सपना के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं और दोनों बहुत खुश थीं। उनकी मेहनत रंग लेकर आ रही थी, लेकिन विनीता काजल की यह तरक्की देखकर बहुत जलती है और वह सोचती है, मेरा कितना बड़ा बुटीक है और इस काजल की बच्ची का छोटा सा बुटीक कितना चलने लगा है। इस तरह से तो ये एक दिन मुझसे आगे चली जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगी। इस काजल का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह से मैं हार नहीं मान सकती, कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर विनीता काजल को बर्बाद करने का फैसला कर लेती है। तभी विनीता देखती है काजल के बुटीक के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी है, जिससे एक औरत उतरती है और वह काजल से बात करती है। तभी विनीता उन दोनों की बात सुनती है तो वह औरत काजल से कह रही थी, मैंने तुम्हारे सभी डिजाइन देखे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 15 दिन के अंदर अंदर मुझे 20 अलग अलग डिजाइन के घाघरा चोली बना कर दो। बना दोगी ना? और तुम्हें आगे भी ऐसे ही ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मेरे ऑर्डर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान होना चाहिए। मुझे समय पर काम लेना पसंद है। जी मैडम, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई। आपको 15 दिन के अंदर अंदर 20 घाघरा चोली मिल जाएंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए।
वह औरत काजल को ऑर्डर देकर चली जाती है, लेकिन विनीता के शातिर दिमाग में आइडिया आ जाता है कि वह काजल को किस तरह से बर्बाद कर सकती है। यह सोचकर विनीता बहुत खुश हो जाती है। काजल बहुत मेहनत करती है और उसकी मदद सपना भी करती है। दोनों बहनें 15 दिन की कड़ी मेहनत से अलग अलग डिजाइन के 20 घाघरा चोली बनाकर तैयार कर देती हैं। तभी सपना काजल से कहती है, दीदी कितने सुंदर सुंदर घाघरा चोली बनकर तैयार हुए हैं। देखना, इस ऑर्डर के बाद आपके पास कितने दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सुंदर भी घाघरा चोली तैयार कर सकती हूँ। लेकिन सपना, ये बात भी सच है, अगर तुम मेरी मदद न करती तो इतने कम समय में कभी भी मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। काजल और सपना दोनों बहनें बहुत खुश थीं और वह खुशी खुशी अपना बुटीक बंद कर घर वापस आ जाती हैं। तभी विनीता बेचारी दोनों अनाथ बहनों की खुशियों को आग लगा देती है। विनीता सपना और काजल के घर जाने के बाद काजल की बुटीक को पूरी तरह से जला देती है और उसी के अंदर 20 घाघरा चोली भी जलकर राख हो जाते हैं। विनीता यह सब देखकर बहुत खुश होती है। 2 दिन की आई लड़की मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं है वह किससे पंगा ले रही थी। विनीता नाम है मेरा, आज तक कभी अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया, फिर तो तू क्या चीज है। अब देखती हूँ तो दोबारा से बुटीक कैसे चलाती है और इतने बड़े ऑर्डर का नुकसान कैसे भरती है। अब आएगा मजा तेरी बर्बादी देखते हुए। विनीता खुश होकर वहां से चली जाती है और सुबह होने के बाद काजल खुशी खुशी अपने बुटीक पर आती है। लेकिन जैसे ही वह अपने बुटीक को जलता हुआ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने बुटीक को इस तरह से जलता हुआ देखकर काजल बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरा बुटीक पूरी तरह से जल गया। इसके अंदर तो ऑर्डर के कपड़े भी रखे थे, वह सब जल गए। ये क्या अनर्थ हो गया, मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे पूरा कर पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, बुटीक कैसे जल गया। ऐसा कहकर काजल बहुत रो रही थी और सामने खड़ी विनीता काजल को इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत हंसती है। काजल उदास होकर अपने घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक परी नजर आती है जो एक पेड़ से बंधी थी और वह मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। तभी काजल उसके पास जाती है और उसकी रस्सियां खोलती है। तभी परी काजल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। पृथ्वी की एक बहुत खतरनाक जादूगरनी मुझे मारकर इस पृथ्वी पर राज करना चाहती है और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों के 2 जादुई घाघरे के घर में रखी है और उनमें से एक जादुई घाघरे का घर असली है और दूसरा नकली, और मैं परीलोक अपनी जादुई छड़ी के बिना नहीं जा सकती। क्या तुम बादलों के घाघरे के घर में जाकर मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो? ठीक है परी, आप मुसीबत में हैं, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं बादलों के जादुई घाघरे के घर में कैसे जाऊंगी? काजल के इतना कहते ही परी वहां पर एक चुटकी बजाते ही सीढ़ियां बना देती है जो सीधा बादलों में जा रही थी। सीढ़ियों की मदद से काजल बादलों में पहुंच जाती है। काजल के सामने जादुई 2 घाघरे के घर नजर आते हैं, लेकिन काजल दुविधा में फंस जाती है, कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तभी एक जादुई घाघरे के घर से आवाज आती है, काजल तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मेरे अंदर बहुत सारी धन दौलत है, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। काजल, जो चीज तुम ढूंढने आई हो वह चीज मेरे अंदर है। परी की जादुई छड़ी मेरे जादुई घाघरे के घर के अंदर है, लेकिन तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और न ही परी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनती हो। मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए, मैंने परी जी से वादा किया है कि मैं उनकी जादुई छड़ी उन्हें लाकर दूंगी, इसलिए मैं दूसरा जादुई घाघरे का घर चुनती हूँ। काजल के इतना कहते ही पहला जादुई घाघरे का घर गायब हो जाता है। काजल समझ जाती है असली जादुई घाघरे का घर यही है और वह उसके अंदर से परी की जादुई छड़ी लेकर पृथ्वी पर आ जाती है। तभी परी काजल से कहती है, काजल तुम बहुत अच्छी हो और ईमानदार भी, और तुम लालची बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और तुम अपनी ईमानदारी से मेरी जादुई छड़ी लेकर पृथ्वी पर आई। मैं बहुत खुश हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहती हूँ। बादलों का दूसरा जादुई घाघरे का घर आज से तुम्हारा है। ऐसा कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी से बादलों का जादुई दूसरा घाघरे का घर पृथ्वी पर मंगा लेती है और वह काजल को दे देती है और काजल से कहती है, काजल, आज से बादलों का घाघरे का घर तुम्हारा है। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करेगा। परी की यह बातें सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और काजल परी को धन्यवाद कहकर बादलों का जादुई घाघरे का घर ले आती है और उसके बारे में सपना को बताती है। सपना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और काजल बादलों के जादुई घाघरे के घर से सुंदर सुंदर 20 घाघरा चोली मांगती है। तभी उसके सामने वह सब आ जाती हैं। वह काजल घाघरा चोली उस औरत को दे देती है। उस औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और इसी तरह काजल को एक के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिलता रहता है, जिसकी वजह से काजल एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और वह अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा बुटीक खोलती है और विनीता अपने बुटीक पर मक्खियां मारती रहती है। उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। उसने लाख कोशिश की काजल को बर्बाद करने की, लेकिन काजल की ईमानदारी और उसकी मेहनत काजल को हरा नहीं पाई। काजल और सपना बादलों के जादुई घर में बहुत हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।